हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। इंडियन पॉलिटी की क्लास के अंदर संविधान का निर्माण हम पढ़ रहे थे और उसमें संविधान सभा को लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था। अब कुछ एक बातें संविधान सभा के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं वो बची हुई हैं, इनको हम आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे संविधान सभा की समितियों के बारे में। बहुत से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि संविधान सभा के अंदर कितनी समितियां थी, बड़ी समितियां कितनी थी, छोटी समितियां कितनी थी, इन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे, इनके बारे में हमसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं हम सभी समितियों को एक एक करके। तो सबसे पहले यदि हम देखें संविधान सभा की बड़ी समितियों के बारे में, तो संविधान सभा के अंदर 8 बड़ी समितियां थी। इन 8 के हम एक एक करके नाम जानेंगे, कौन सी समिति थी और इनके अध्यक्ष कौन कौन थे, इनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और यदि हम छोटी समितियों की बात करें तो लगभग संविधान सभा के अंदर 15 के आसपास छोटी समितियां थी। सारी समितियां इंपोर्टेंट नहीं है, कुछ एक जो इंपोर्टेंट समितियां हैं वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा की जो 8 बड़ी समितियां थी वो कौन सी थी तथा इन 8 समितियों के अध्यक्ष जो थे वो कौन कौन थे। मैं पैनल के ऊपर लिख के लाया हूं आपके लिए सब कुछ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चाहें तो, वरना मैं तो सजेशन करूंगा कि आप अपने रफ कॉपी आपका जो नोट्स है उसके अंदर आप इनको लिखते जाइएगा, ताकि जब आप एग्जाम की तैयारी एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे हो उस टाइम आप नोट्स के अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाए, बड़ी आसानी से आप इसको याद कर लो। दूसरा, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई क्लासेस पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा हमारे वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो इंडियन पॉलिटी की अच्छी क्लास के लिए कहीं न कहीं सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं या तलाश कर रहे हैं। हम वापस से आते हैं अपनी संविधान सभा की प्रमुख समितियों की तरफ। संविधान सभा की बड़ी जो समितियां थी वो हमारे पास 8 थी। कौन कौन सी समिति है? पहली समिति हमारे पास विधान सभा के अंदर थी जिसका नाम था संघ शक्ति समिति। पहली समिति का नाम क्या है भाई? संघ शक्ति समिति। और संघ शक्ति समिति की जो हमारे पास अध्यक्ष थी वो हमारे पास कौन थी भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी समिति संघीय संविधान समिति। देखिए इन समितियों की क्या क्या काम थी ये हमसे नहीं पूछे जाते, केवल नाम पूछे जाते हैं और उनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। नाम दिया जाता है, पूछ लिया जाता है अध्यक्ष के बारे में। तो पहली संघ शक्ति समिति थी जिसके अध्यक्ष हमारे पास जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी समिति जो है उसका नाम है संघीय संविधान समिति। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है भाई? इसके अध्यक्ष फिर हमारे पास जवाहरलाल नेहरू है। एक समिति और थी हमारे पास जो 7वें नंबर पे लिखी गई है जिसका नाम है राज्यों से समझौता करने वाली समिति। और इसके अध्यक्ष भी क्या है भाई? हमारे पास जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू 3 बड़ी समितियों के अध्यक्ष थे हमारे पास, संघ शक्ति समिति की, दूसरा संघीय संविधान समिति के, और तीसरा राज्यों से समझौता करने वाली समिति। इन तीनों के अध्यक्ष हमारे पास कौन थे भाई? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकता है भाई कि समिति का नाम दे दिया जाए और उसका अध्यक्ष पूछ लिया जाए, वरना इसी हिसाब से क्वेश्चन भी बन सकता है निम्न में से कौन सी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इन तीनों समितियों के नाम दे दिए जाए और चौथी कोई और समिति दे दी जाए। तो याद रखना इन तीनों ही समितियों के अध्यक्ष हमारे पास कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगली हमारे पास समिति है जिसका नाम है प्रांतीय संविधान समिति, जो तीसरे नंबर पर मैंने लिखी हुई है प्रांतीय संविधान समिति। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हमारे पास थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति को आप बहुत अच्छे से जानते हो जिसका नाम चौथे नंबर पे लिखा हुआ है प्रारूप समिति, या इसको एक नाम से और जाना जाता है पांडुलेखन समिति। आजकल जो हमारे पास एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर इस समिति का पांडुलेखन समिति नाम से इसको लिखा हुआ मिलता है, या आप जानते हो कौन सी समिति है भाई? ये ड्राफ्टिंग समिति। तो पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग समिति कमेटी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये प्रारूप समिति जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समिति है। इसके अंदर कुल मिला के 7 मेंबर थे। और कौन कौन से 7 मेंबर थे इन सभी के बारे में मेरे से कल मैसेज आए थे बच्चों की, सर कि प्रारूप समिति के 7 मेंबर के मैं नाम बताइएगा। तो आज मैं प्रारूप समिति के 7 मेंबर के नाम भी आपको बताने वाला हूँ।
जो जो आपके मन के अंदर क्यूरियोसिटी है ना, जो जो आपके मन के अंदर क्वेश्चन क्रिएट होता है, हर एक क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। मैं आपकी अगली ही क्लास के अंदर उस क्वेश्चन का जवाब देने की हर संभव कोशिश करूंगा। भाई हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आपका नहीं पढ़ा गया तो नहीं दिया गया, वरना जो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया उसका जवाब देने की हर संभव कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। अगला हमारे पास है प्रक्रिया नियम समिति। तो इसका बारे में मैंने आपको बताया था कि जो विधानसभा की पहली बैठक थी उसी दिन नियम समिति बनाई गई थी। कितने मेंबर थे भाई इसके अंदर? 15 मेंबर इसके बनाए गए थे और एक इसके पदेन अध्यक्ष थे। जो विधानसभा के अध्यक्ष थे उन्हीं को ही क्या बनाया गया था भाई? प्रक्रिया समिति का अध्यक्ष बनाया गया था या नियम समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे भाई? पदेन अध्यक्ष थे। इंपोर्टेंट है, पदेन अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली समिति हमारे पास है संचालन समिति, और संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए 3 समितियां ऐसी है जिसके अध्यक्ष हमारे पास पंडित नेहरू हैं। 2 समितियां हमारे पास ऐसी आ चुकी हैं जिनके अध्यक्ष कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब तक एक समिति हमेशा पढ़ चुकी है जिसके अध्यक्ष पटेल थे, और एक समिति और हम आगे पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों विभाग संबंधी समिति जो है, इसके अध्यक्ष भी कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 2 समितियों के अध्यक्ष सरदार पटेल हैं, 2 समितियों के अध्यक्ष हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, एक के अध्यक्ष हमारे पास डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। जो मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यक विभागों संबंधी समिति थी, ये परामर्श देने वाली समिति थी। इस समिति के आगे 2 उप समितियां और थी। हमारे पास 2 उप समितियां थी। पहली उप समिति का नाम था मौलिक अधिकार उप समिति तथा दूसरी समिति का नाम था अल्पसंख्यक उप समिति। जो मौलिक अधिकार उप समिति थी उसका अध्यक्ष थे हमारे पास J.B. कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? J.B. कृपलानी थे। और यदि हम बात करते हैं अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। हो सकता है इनका नाम मेरे पीछे आ गया हो तो मैं लिख देता हूं। इनका नाम क्या था भाई? इनका नाम था H.C. मुखर्जी। अल्पसंख्यक विभाग की कमेटी H.C. मुखर्जी था, और मौलिक अधिकारों की जो समिति थी उसका नाम क्या था? J.B. कृपलानी उसके क्या थे भाई? अध्यक्ष थे। ये तो थी हमारे संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया संविधान सभा के अंदर छोटी छोटी समितियां थी, कम से कम 10 या 15-16 समितियां ऐसी थी जो छोटी छोटी समितियां थी। सारी समितियां तो इंपोर्टेंट नहीं है और सभी के अध्यक्ष के नाम हमें याद भी नहीं हो सकते, लेकिन जो इंपोर्टेंट समितियां थी मैं उनके नाम आपके सामने लेकर आया हूं। तो कोशिश करना कि इन समितियों का नाम भी आप याद रखना, यदा कदा यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जो छोटी समितियों में जिस समिति का नाम मैं चर्चा करने वाला हूं उसका नाम है संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, और इसके अध्यक्ष थे G.V. मावलंकर, गणेश विद्यार्थी मावलंकर। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बताया था कि जब हमारी संविधान सभा संसद के रूप में कार्य किया करती थी, जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी तब ये संसद के अध्यक्ष के रूप में काम किया करते थे G.V. मावलंकर। यही G.V. मावलंकर संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के क्या थे भाई? अध्यक्ष थे। अगली समिति है हमारे पास कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर K.M. मुंशी। बहुत ही एक्टिव मेंबर थे संविधान सभा के डॉक्टर K.M. मुंशी। उसके बाद हमारे पास है सदन समिति। सदन समिति के अध्यक्ष हमारे पास थे P.V. पट्टाभी सीतारमैया। कांग्रेस के बाद में अध्यक्ष बनते हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के V. पट्टाभी सीतारमैया। ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। देखिए समितियां जो है 2 तरह की होती है। एक तो होती है परमानेंट समिति। परमानेंट समिति मतलब जिस दिन संविधान सभा बनी थी या जिस दिन समिति का गठन किया गया था उस दिन से लेके जब तक संविधान सभा रही तब तक वो समितियां रही होंगी, इसलिए उनको कहा गया स्थायी समितियां। दूसरी हमारे पास थी तदर्थ समितियां। वो कुछ टाइम के लिए ही बनाई गई। जब हमें कोई नया काम आया उस नए काम के लिए हमने समिति को बनाया, और जैसे ही वो काम खत्म हुआ वो समिति भी क्या होगी भाई? खत्म होगी। ऐसी समिति को बोलते हैं तदर्थ समिति। तो राष्ट्रीय ध्वज के लिए हमने क्या बनाई थी भाई? एक तदर्थ समिति बनाई थी, और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपोर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 22 जुलाई को इस समिति ने तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था, और इसीलिए 22 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास 5वीं समिति है वित्त एवं कर्मचारी या स्टाफ समिति। इसके अध्यक्ष हमारे पास कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बड़ी समितियों के अध्यक्ष भी थे। पीछे देखो हमने पढ़ा है कि 2 बड़ी समितियां, एक तो नियम समिति है, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं,
और एक हमारे पास कौन सी समिति भाई, संचालन समिति जो है उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और तीसरी जो छोटी समिति है उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ध्वज वाहन जो समिति है उसके अध्यक्ष भी है, और वित्त या कर्मचारी स्टाफ समिति है इसके अध्यक्ष भी है। तो 4 समितियां ऐसी हो चुकी हैं जिनके अध्यक्ष कौन है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगली हमारे पास समिति है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति। देखो हमने देखा था जो ब्रिटिश इंडिया था उसके अंदर 2 तरह के स्टेट थे, एक तो जिनको ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था और दूसरे 4 ऐसे प्रांत थे जिनको चीफ कमिश्नरी स्टेट कहा जाता था या मुख्य आयुक्त के प्रांत कहते थे। तो मुख्य आयुक्त के प्रांत जो थे ना 4, चीफ कमिश्नरी स्टेट थे जो 4 थे, उनके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उनके अध्यक्ष कौन थे, बी पट्टाभी सीतारामैया। ये दूसरी बार आगे भाई सदन समिति के अध्यक्ष भी ये थे, और मुख्य आयुक्तों के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष भी हमारे पास कौन है, बी पट्टाभी सीतारामैया। तो लास्ट में हमारे पास 7वें नंबर पे समिति आती है सर्वोच्च न्यायालय के लिए बनाई गई तदर्थ समिति। फिर ये भी तदर्थ समिति है भाई, कुछ टाइम के लिए बनाई गई होगी, और इसके अध्यक्ष हमारे पास कौन थे, एस वरदाचरियार, इसके क्या थे भाई, अध्यक्ष थे। तो वैसे मैंने आपको बताया 15 समितियां थी, सभी के अध्यक्ष हमें याद रहे, सभी के नाम याद रहे जरूरी नहीं है, लेकिन ये कुछ एक समितियां ऐसी हैं, इंपॉर्टेंट समितियां जिनके नाम आपको याद रहने ही चाहिए। अब इनके अंदर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समिति है उस समिति का नाम है प्रारूप समिति। कौन सी समिति है भाई, प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति। नाम इंपॉर्टेंट है पांडुलेखन। आजकल के मैंने जो पिछले 2-3 सालों से एग्जाम के ट्रेंड देखा है उसके अंदर प्रारूप समिति लिखा हुआ नहीं आता है, क्या लिखा हुआ आता है भाई, पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति के बारे में मैंने कल आपको बताया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। और इस समिति की प्रथम बैठक के बारे में यदि बात करता हूं तो इस समिति की प्रथम बैठक हुई थी 30 अगस्त 1947 को। कब हुई थी भाई, 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक होती है। और प्रारूप समिति की प्रथम बैठक के अंदर ही अध्यक्ष चुना जाता है इस समिति का। और अध्यक्ष किसे चुना जाता है भाई, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के, पांडुलेखन समिति के या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भाई, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। उसके अलावा जो 7 मेंबर थे हमारे पास वो कौन कौन से थे, दूसरे नंबर पे मेंबर थे हमारे पास N. गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे नंबर पे हमारे पास थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे नंबर पे थे डॉक्टर K.M. मुंशी, 5वें नंबर पे हमारे पास थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग के मेंबर थे भाई, मुस्लिम लीग की से चुनाव जीते थे। मैंने कल ही आपको बताया था जब विभाजन हो गया था कि भारत की संविधान सभा अलग होगी, पाकिस्तान की संविधान सभा अलग होगी, तो वे लोग जो मुस्लिम लीग से जीते थे तथा जिनका एरिया भारत के अंदर रह गया था उन्होंने भारत की संविधान सभा को ज्वाइन कर लिया था। तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला उन्हीं लोगों में से एक थे। 8 सदस्य ऐसे थे जो मुस्लिम लीग के थे और भारत की संविधान सभा के मेंबर थे। छठा हमारे पास है B.L. मित्र। जब मूल रूप से समिति बनाई गई थी 29 अगस्त को, तब B.L. मित्र को क्या बनाया गया था, समिति का सदस्य बनाया गया था। लेकिन ये काफी बुजुर्ग अवस्था के अंदर थे और इनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इस वजह से उन्होंने क्या दे दिया भाई, बाद में अपना स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया था। और इनका इस्तीफा देने के बाद हमारे पास जो नए हमारे पास इनके जगह पे मेंबर आए थे उनका नाम था N. माधव राव। तो B.L. मित्र कुछ टाइम के लिए रहे, इनके इस्तीफा देने के बाद कुछ टाइम के लिए कौन रहे थे भाई, N. माधव राव रहे थे। और इसी तरह से हमारे पास 7वें नंबर पे लास्ट नंबर पे थे, इनके नाम क्या था भाई, D.P. खेतान, देवी प्रसाद खेतान इनका पूरा नाम था। 1948 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु होने के बाद इनकी जगह पे जिनको नॉमिनेट किया जाता है उनका नाम था T.T. कृष्णमाचार्य। तो कुल मिला के हमारे पास 7 मेंबर तो ओरिजिनल थे और 2 मेंबर बाद में चुने जाते हैं उनकी जगह पे। तो 9 ऐसे सदस्य थे जो संविधान की प्रारूप समिति के मेंबर रहे थे, लेकिन एक टाइम पे कितने मेंबर थे भाई, 7 ही मेंबर थे। तो आपका ये क्वेश्चन था, आपकी क्वेरी थी सर कौन कौन से मेंबर थे, तो सारे मेंबर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब संविधान सभा के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन बातों को भी हम जान लेते हैं। वो फैक्ट कह दूं, तथ्य कह दूं, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला तथ्य है लोगों के द्वारा कि सर संविधान सभा के अंदर महिला मेंबर कितने थे। ये तो मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लासों के अंदर कि संविधान सभा के अंदर कुल 15 महिला सदस्य थे। कितने भाई, कुल 15 महिला सदस्य थे संविधान सभा के अंदर।
पहली बैठक में कितने आई थी? इस विधानसभा की पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था भाई? इस विधानसभा की पहली बैठक में 9 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। ये भी हमने देखा था, पहली बैठक जो 9 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी महिलाएं थी जो इस विधानसभा की मेंबर थी। नाम याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो एक बार रिवीजन होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये लोग इस विधानसभा के मेंबर थे। विजय लक्ष्मी पंडित, ये पंडित नेहरू जी की बहन थी भाई। यूएन के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके अंदर पहली महासभा की पहली महिला अध्यक्षा रही थी। यूएन के अंदर ही मेंबर रही हुई है, हमारी महासभा की अध्यक्ष रही हुई हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित। दूसरी थी हमारे पास राजकुमारी अमृता को, ये WHO की मेंबर रही हुई हैं। तीसरी सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी जी, दुर्गाबाई देशमुख, बेगम अयाज रसूल। फिर देखना बेगम अयाज रसूल कहां से थी भाई? मुस्लिम लीग से। तो हालांकि मुस्लिम लीग से भी एक महिला चुन के आई थी, बेगम अयाज रसूल उनका नाम था। उसके बाद थी मालती चौधरी, कमला चौधरी, हंसा मेहता, लीला रॉय, रेणुका रे, अमू स्वामीनाथन। ये जो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट देखते हैं उन्हीं के साथ परिवार में रही होंगी अमू स्वामीनाथन। उसके बाद हमारे पास थी पूर्णिका बनर्जी। इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस दिन विधानसभा की अंतिम बैठक हो रही थी 24 जनवरी 1950 को, उस दिन विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय गान गाया गया था और उस राष्ट्रीय गान को गाने वाली महिलाओं का नेतृत्व जिसने किया था उनका नाम क्या था भाई? पूर्णिका बनर्जी। अंतिम बैठक कब हुई थी भाई? हम कल ही देख चुके हैं, 24 जनवरी 1950 को विधानसभा की अंतिम बैठक हुई थी और इस अंतिम बैठक के अंदर जो राष्ट्रीय गान गाया गया था उसका अध्यक्ष या उसका नेतृत्व किसने किया था भाई? पूर्णिका बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बन सकता है। 14वें नंबर पे हमारे पास है दक्षिणी वेलायुधन। ये एकमात्र दलित महिला थी। दक्षिणी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला और इस विधानसभा की सबसे कम उम्र की महिला थी। इनकी जो उम्र थी मात्र 34 वर्ष की उनकी एज थी। 34 साल, ये शायद विधानसभा के अंदर सबसे छोटा सदस्य यही रही होंगी। 34 साल की उम्र के अंदर इनको क्या बना दिया गया था? इस विधानसभा का सदस्य बनाया गया था और ये एकमात्र दलित महिला थी। क्वेश्चन आ सकता है इस विधानसभा के अंदर एकमात्र दलित महिला कौन थी? तो कौन थी भाई? दक्षिणी वेलायुधन। और लास्ट में हमारे पास 15वीं है एनी मस्किरिनी। एनी मस्किरिनी जो है त्रावणकोर से थी। जितनी भी देशी रियासतें थी उन्होंने अपने अपने मेंबर नॉमिनेट करके भेजे थे, तो उन्हीं देशी रियासतों में से हमारे पास एकमात्र महिला थी एनी मस्किरिनी। कहां से थी भाई? त्रावणकोर से। तो ये कुल 15 महिला मेंबर थी हमारे विधानसभा की। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए उनसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान से इस विधानसभा के अंदर कौन कौन मेंबर थे। तो राजस्थान से इस विधानसभा के मेंबर की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान भी 2 भाग में बटा हुआ था। राजस्थान का एक प्रदेश जो है अजमेर मारवाड़ा, आप जानते हो, वो चीफ कमिश्नर स्टेट हुआ करता था। तो अजमेर मारवाड़ा से एक व्यक्ति गया हुआ था और बाकी राजस्थान देशी रियासतों के अंदर बटा हुआ था। आप जानते हो हम ब्रिटिश इंडिया के पार्ट कभी नहीं रहे, हम देशी जैसे हमारे प्रजामंडल हुआ करते थे, देशी राष्ट्रीय हुआ करती थी, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, लगभग 19 देशी राष्ट्रीय थी, आप जानती हो। तो राजस्थान देशी रियासतों में बटा हुआ था और इन देशी रियासतों से भी हमारे पास क्या गए हुए थे? नॉमिनेटेड मेंबर गए हुए थे। तो कितने मेंबर गए हुए थे? एक तो हमारे पास चीफ कमिश्नर स्टेट से था और जो देशी रियासतें थी वहां से हमारे पास कितने मेंबर गए हुए थे भाई? 11 मेंबर गए हुए थे। और यदि कुल हमसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान से कुल कितने मेंबर थे? 12 मेंबर थे। और अधिकांश बुक के अंदर हमारे पास 12 ही मेंबर दिए हुए होते हैं। मैं अन्य में मैंने 3 लिख रखे हैं, उनकी चर्चा बाद में करता हूं। थोड़ा अभी के लिए ध्यान से देना, क्वेश्चन जो आए उसको देख के आपने जवाब देना है। क्वेश्चन यदि आता है राजस्थान से चीफ कमिश्नर स्टेट से कितने मेंबर गए थे, तो चीफ कमिश्नर स्टेट से केवल एक ही मेंबर था, अजमेर मारवाड़ा से थे और उनका नाम क्या था भाई? मुकुल बिहारी लाल भार्गव। यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है राजस्थान की देशी रियासतों से कितने मेंबर गए थे, तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए भाई? हमारा उत्तर होना चाहिए 11। देशी रियासतों से 11 मेंबर गए थे। कौन कौन से थे? जयपुर से हमारे पास थे VT कृष्णाचारी, जो बाद में मैंने कल आपको बताया था विधानसभा के उपाध्यक्ष बनते हैं देशी रियासतों के एरिया से, VT कृष्णाचारी। हीरालाल शास्त्री राजस्थान की मुख्यमंत्री रहे हैं। हीरालाल शास्त्री पहले मुख्यमंत्री यही थे। उसके बाद हमारे पास थे माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ से थे। गोकुल लाल असावा, सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं भाई, आप जानती हो। गोकुल लाल असावा, जय नारायण व्यास, रामचंद्र उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता, ये मेहता कमेटी,
जो हम स्वायत्ती स्वशासन या पंचायती राज कमेटी के बारे में हम जानते हैं, बलवंत सिंह मेहता के नाम से कमेटी जो बनी हुई थी, ये वही बलवंत सिंह मेहता थे। दलेल सिंह, उसके बाद है सरदार सिंह जी खेतड़ी के महाराजा थे। 10वें हमारे पास है जसवंत सिंह जी, ये भी राजा थे। और 11वां हमारे पास है राय बहादुर जी, ये भी हमारे पास क्या थे भाई, राजा थे। तो देशी रियासतों से ये 11 मेंबर थे, चीफ कमीशन स्टेट से 1 मेंबर था। तो कुल मिला के हमारे पास कितने मेंबर हो गए, 11 और 1 12 मेंबर हो गए। अब ये तो देशी रियासतों ने अपने मेंबर भेज रखे थे, लेकिन कुछ एक देशी रियासतें और ऐसी थी जिन्होंने इन मेंबर के अलावा भी अपने प्रतिनिधि भेजे हुए थे, इन मेंबर के अलावा भी अपने प्रतिनिधि भेजे हुए थे। वो 3 देशी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। पहली हमारे पास देशी रियासत थी उदयपुर रियासत ने अपना प्रतिनिधि भेजा था टी विजय राघवाचार्य को। बीकानेर रियासत ने अपना प्रतिनिधि भेजा था के एम पन्नीकर को। और जोधपुर रियासत ने अपना प्रतिनिधि भेजा था वीएस वेंकटाचारी। आप जानते हो राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे भाई, हीरालाल शास्त्री थे। और दूसरे हमारे पास कौन थे भाई, वीएस वेंकटाचार्य। आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। तो हीरालाल शास्त्री भी जोधपुर से हमारे पास विधानसभा के मेंबर थे। और इसी तरह से जोधपुर से एक मेंबर और भेजा गया था जोधपुर के प्रतिनिधि के तौर पे, जिसका नाम था वीएस वेंकटाचार्य। ये भी बाद में जाके हमारे क्या बनते हैं भाई, बाद में जाके हमारे मुख्यमंत्री मनोनीत होते हैं। तो इनके बारे में किसी भी बुक वगैरह में जिक्र नहीं मिलता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको बताई है। आप इसको पढ़ना और इसको भूल जाना। मेंबर जो है केवल हमें यहां तक ही याद रखनी है। यदि क्वेश्चन आता है चीफ कमीशन स्टेट से कितने मेंबर थे, तो हमारा आंसर होगा 1 मेंबर था। क्वेश्चन आता है देशी रियासत से कितने मेंबर थे, तो हमारा उत्तर होगा 11 मेंबर थे। और यदि क्वेश्चन आता है कि कुल कितने मेंबर थे, तो हमारा उत्तर क्या होगा भाई, 12 मेंबर थे। तो हमें 12 पे ध्यान देना है। आरपीएससी ने 12 को सही माना है, 15 को कभी सही नहीं माना, इन तीनों को कभी नहीं गिना गया है। तो हम भी नहीं गिनने वाले। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पढ़ो और भूल जाओ। कम से कम आपको पता तो होना चाहिए, कोई आपको इंटरव्यू के अंदर उलझा नहीं ले, या कोई आपको ज्ञान बांटने के चक्कर में आपको फंसा नहीं ले कि ये भी मेंबर था, ये तो आपने गिना ही नहीं वैसे। तो उनको आपने काउंट नहीं करना है। हर जगह पे आप यदि राज्यसभा की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप देखोगे तो 12 मेंबर ही दिए गए हैं, 15 मेंबर कहीं काउंट नहीं किए गए हैं। तो ये हमारे पास थे संविधान सभा के अंदर राजस्थान से कितने मेंबर थे, उनके बारे में हमने जिक्र किया। अब कुछ एक फैक्ट और जानते हैं, संविधान सभा को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले सदस्य कौन कौन से थे। तो 5 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने संविधान सभा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। और इन 5 मेंबरों को एक नाम दिया जाता है, इनको नाम दिया गया था संविधान सभा का पंच परमेश्वर। क्या नाम दिया गया था भाई, संविधान सभा का या संविधान सभा के पंच परमेश्वर, संविधान सभा के पंच परमेश्वर। तो संविधान सभा को प्रभावित करने वाले 5 जो मेंबर थे उनका नाम था, नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप जानते हो संविधान सभा के अंदर सबसे ज्यादा बोला था कोई व्यक्ति, तो उनका नाम क्या था, डॉक्टर BR अंबेडकर। संविधान सभा के अंदर कुल मिला के 60 लाख शब्द बोले गए थे, क्योंकि एक एक शब्द को नोट डाउन भी किया गया था, लिखा भी गया था। तो संविधान सभा के अंदर माना जाता है कि लगभग 60 लाख शब्द बोले गए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2.64 लाख, लगभग 15वां हिस्सा जो था शब्दों का अकेले अंबेडकर ने ही बोला था। तो संविधान सभा में सबसे ज्यादा बोलने वाले डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर के बाद नंबर आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो दूसरे नंबर पे थे सबसे ज्यादा बोलने वालों में, और उन्होंने 70,000 शब्द बोले थे। कितने शब्द भाई, 70,000। आप अंदाजा लगा सकते हो कहां पर 2,64,000 शब्द, कहां पर केवल 70,000 शब्द। ये दूसरे नंबर पे थे। तीसरे नंबर पे हमारे पास है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथे नंबर पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओबीएस है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रभावित किया ही होगा, डेफिनेटली है। और 5वें नंबर पे हमारे पास मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो पहले शिक्षा मंत्री हमारे पास बनते हैं। तो ये 5 मेंबर है जिन्होंने संविधान सभा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि संविधान सभा का पंच परमेश्वर किसे कहा जाता है, या निम्न में से किसको संविधान सभा के पंच परमेश्वर में नहीं गिना जाता। तो इनमें से कोई 3 नाम इनमें से दे दिए जाएंगे, तो 1 नाम बाहर से दे दिया जाएगा। तो जो बाहर का नाम होगा उसको पंच परमेश्वर नहीं कहते। 5 लोग हैं जिनको कहा जाता है।
कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के अंदर सबसे ज्यादा विचारित किया गया विषय कौन सा था, कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसके बारे में संविधान सभा ने सबसे ज्यादा चर्चा की गई थी। तो संविधान सभा के अंदर जिस विषय पे सबसे ज्यादा चर्चा की गई थी वो विषय हमारे पास था राष्ट्रभाषा। यदि केवल एक ही विषय पूछा जाता है तो हमारे पास उत्तर क्या होना चाहिए, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा ऐसा शब्द था जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा की गई है, और इतनी ज्यादा चर्चा करने के बाद भी हम राष्ट्रभाषा के ऊपर सहमत नहीं हो पाए, तो लास्ट में हमने भारत के लिए कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं बनाई। हालांकि राजभाषा के रूप में हमने हिंदी को स्वीकार कर लिया था। 14 सितंबर को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया, और इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में सहमति नहीं बन पाई थी, बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया था, सहमति नहीं बन पाई, इसलिए भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो थे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर अवश्य थे। राष्ट्रभाषा के बाद यदि हम बात करते हैं, देखो यदि एक ही सब्जेक्ट पूछा गया तो राष्ट्रभाषा ही उत्तर होगा। यदि राष्ट्रभाषा यदि ऑप्शन के अंदर नहीं है तो उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा विचारित विषय था वो था राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 संविधान का ऐसा आर्टिकल है जिसका सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया है। हालांकि जब डॉक्टर अंबेडकर 356 के बारे में भाषण दे रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं या मैं ऐसा सोचता हूं कि ये एक मृत आर्टिकल होगा तथा भारत की सरकार इसका कम से कम उपयोग करेगी। लेकिन हुआ इसकी बिल्कुल उल्टा था कि भारत की सरकारों ने इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया, और स्वतंत्र भारत के अंदर सबसे ज्यादा मिसयूज यदि किसी आर्टिकल का हुआ था तो आर्टिकल 356 या राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन था। उसके बाद जो था भारत का संघीय ढांचा, उसके ऊपर विचार सबसे ज्यादा किया गया था कि भारत का संघीय ढांचा हमने कुछ इस तरह से रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो संघ सरकार है उसको हमने ज्यादा पावर दी है, और जो राज्य सरकारें हैं उसको हमने कम पावर दी है। इसलिए बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, और लास्ट के अंदर था कि हमारे पास जो मताधिकार का अधिकार है वो किसको दिया जाना चाहिए, बेशक मताधिकार कौन होना चाहिए। उस टाइम हमने 21 साल की उम्र वाले हर एक व्यक्ति को वोट देने का राइट रखा था। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया, शिक्षा के आधार पर भेदभाव नहीं किया। हमने केवल ये कहा कि जिसने 21 साल की आयु पूरी कर ली है वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। 21 साल को बाद में काफी बाद में हमने चेंज किया था 18 साल से। तो ये हमारे पास थे संविधान सभा के अंदर सबसे ज्यादा बोलने वाले लोगों थे, और संविधान सभा के अंदर सबसे ज्यादा विचारित किए जाने वाले हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी थी या विषय कौन सी थी। लगभग संविधान सभा के अंदर जितना कुछ हो सकता था ना हमने कंप्लीट कर लिया है भाई। वैसे मैंने कल ही आपको बताया कि संविधान सभा इतना बड़ा टॉपिक है, यदि लगातार 2 महीने भी क्लास लूं तो संविधान सभा हमारी पूरी नहीं होगी। इतना कुछ हुआ था संविधान सभा के अंदर, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो जो इम्पोर्टेंट हमारे हिसाब से बन सकता था या जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो सब कुछ मैंने आपकी हद से भी ज्यादा मैंने करवाने की कोशिश की है। लास्ट के अंदर हम देखते हैं संविधान सभा की आलोचना। डेफिनेटली आलोचना तो होगी ही होगी, और हर चीज की आलोचना हुई है, और बहुत से लोगों ने संविधान सभा की आलोचना की है। तो कुछ एक ऐसे स्टेटमेंट है जिनको कह के संविधान सभा की आलोचना की जाती है। हम जानते हैं उन बातों के बारे में कि क्या क्या कहा जाता है संविधान की आलोचना के बारे में। तो सबसे पहले जो कहा जाता है संविधान सभा की आलोचना के बारे में वो ये कहा जाता है कि यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान सभा कि जो मेंबर थे वो 2 तरह के मेंबर थे। पहला तो कैसे मेंबर थे भाई, निर्वाचित मेंबर थे, और दूसरे कौन से मेंबर थे, मनोनीत मेंबर थे। इसीलिए संविधान सभा को कहा गया कि संविधान सभा आंशिक रूप से क्या थी भाई, आंशिक रूप से निर्वाचित थी, और आंशिक रूप से ये क्या थी, संविधान सभा मनोनीत थी। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं, संविधान सभा के बारे में ऐसा कहा गया। तो पहले तो लोग ये कह देते हैं कि संविधान सभा तो आधी तो निर्वाचित थी, आधी मनोनीत थी, इसलिए प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। दूसरा ये भी कह देते हैं कि जो चुनाव हुआ था ना वो चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, वो चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। यदि वयस्क मताधिकार के आधार पर होता तो हम मानते कि हमने लोगों को चुन के भेजा है, लेकिन चुनाव कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष मतदान के आधार पर हुआ था। आप अच्छे से जानते हो जो हमारे राज्य विधानमंडल के मेंबर हुआ करते थे उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। तो लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि संविधान सभा क्या थी भाई, प्रतिनिधि निकाय नहीं थी।
लेकिन यदि हम वास्तविकता को हम परखें उस टाइम, तो उस टाइम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे। और दूसरी तरफ जो हमारे पास राज्य थे या देशी रियासतें थी, वहां के लोग तो जानते ही नहीं थे चुनाव होता क्या है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के लोग जानते थे कि चुनाव क्या होता है, वोट देना के वो लोग जानते थे, दूसरे लोग जानते ही नहीं थे, इसलिए पॉसिबल नहीं था प्रैक्टिकली। लेकिन आलोचना करने वाले तो आलोचना करेंगे ही करेंगे। दूसरा हमारे पास है संविधान सभा में संप्रभुता का अभाव था। कुछ लोग ये कहते हैं कि संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी। संप्रभु का मतलब होता है अपने मालिक खुद ही होना, उसको हम कहते हैं संप्रभु। ऐसा क्यों कहते हैं? लोग कहते हैं कि संविधान सभा का गठन था ना, वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था। हमने पढ़ा था 1940 में हमारे पास कैबिनेट मिशन आता है। तो जो आलोचना करते हैं वो कहते हैं कैबिनेट मिशन तो अंग्रेजों का था, तो संविधान सभा हमने अंग्रेजों के कहने पे बनाई है। यदि हमने अंग्रेजों के कहने पे कोई सभा बनाई है तो संप्रभु कैसे हो सकती है? संविधान सभा संप्रभु तो तब होती जब हमने हमारी इच्छा से बनाई होती। और कुछ लोग तो यहाँ तक आलोचना करते हैं कि संविधान सभा की बैठक से पहले ब्रिटिश इंडिया से या अंग्रेजों से परमिशन ली जाती थी। ये कहाँ तक सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन आलोचना करने वाले इस बात की आलोचना करते हैं कि संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी। तीसरी जो आलोचना की जाती है वो की जाती है संविधान सभा के अंदर कांग्रेस का प्रभुत्व था। हमने देखा कि संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे, पहले जो चुनाव हुए थे, उनके अंदर कांग्रेस के 208 मेंबर चुन के आए थे। डेफिनेटली कांग्रेस के मेंबर तो सबसे ज्यादा थे, लेकिन केवल कांग्रेस के ही मेंबर थे ऐसा हम नहीं कह सकते। कांग्रेस के मेंबर ज्यादा डेफिनेटली थे, लेकिन ज्यादा होने का रीजन क्या था भाई? पहला रीजन तो था कि पूरे भारत के लेवल के ऊपर उस टाइम केवल एक ही पार्टी थी कांग्रेस, दूसरी पार्टियां छोटी पार्टी थी। जो मुस्लिम लीग थी वो तो केवल एक धर्म की पार्टी थी। हम ये मान सकते हैं कि मुस्लिम लीग को केवल मुसलमानों ने ही वोट दिए होंगे, लेकिन कांग्रेस को तो सभी ने वोट दिए ना। पहला तो रीजन ये था कि पूरे इंडिया के अंदर यदि उस टाइम कोई सर्वव्यापी पार्टी थी कांग्रेस थी, इसलिए डेफिनेटली इसकी ज्यादा सीटें आनी चाहिए थी। दूसरा, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने केवल अपने लोगों को सीट दी थी, कांग्रेस ने लगभग 30 से 35 ऐसे लोगों को भी टिकट दी थी जो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। कांग्रेस जानती थी कि ये संविधान निर्माण के अंदर बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं, अच्छे वकील हैं, अच्छे संविधान के ज्ञाता हैं, उन लोगों को भी कांग्रेस ने सीट दी थी। और सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था, यहाँ तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आरएसएस के मेंबर थी, कांग्रेस के कठोर आलोचक थे, उनको भी कांग्रेस ने अपने टिकट से चुनाव लड़वाया था और वो चुनाव जीतकर आए थे। तो कांग्रेस का प्रभुत्व था, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन रीजन क्या था कांग्रेस के प्रभुत्व का, इस बात को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद अगली जो आलोचना की जाती है वो की जाती है कि संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी। संविधान के बहुत बड़े विशेषज्ञ हुए हैं इंग्लैंड के अंदर, जिनका नाम था सर आइवर जेनिंग्स, बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ हुए हैं। या विंस्टन चर्चिल की यदि मैं बात करता हूं, जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम, उन्होंने कहा कि संविधान सभा के अंदर कांग्रेस जो है उसकी मेजोरिटी है और कांग्रेस जो है हिंदुओं का समूह है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि संविधान सभा जो है एक ही जाति के लोगों का समूह है। या उन्होंने कहा संविधान सभा तो केवल और केवल हिंदुओं की सभा है, मुसलमानों की या दूसरे धर्मों की सभा नहीं है। लेकिन वास्तविकता ऐसी थी कि संविधान सभा के अंदर हर एक जाति से, हर एक समुदाय से, हर एक धर्म से कोई ना कोई व्यक्ति जरूर रिप्रेजेंटेड था। इवन तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि दलित समाज की भी एक महिला रिप्रेजेंटेटिव थी। दलित समाज से हमारे पास पुरुष तो थे ही थी, महिला तक थी। तो आप समझ सकते हो कि हर एक वर्ग को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। आलोचना करने वालों की आलोचना को मैं सही नहीं मानता, अपने सभी के विचार है। अगली जो आलोचना की जाती है वो की जाती है संविधान सभा वकीलों तथा राजनीतिज्ञों की सभा थी। देखो भाई, संविधान बनाना है तो संविधान बनाने के लिए यदि एक आम आदमी को बिठा दिया जाता तो शायद थोड़ा सा अच्छा संविधान नहीं बन पाता। संविधान वो होना चाहिए जिसके अंदर जो बात लिखी गई है उसका वही मतलब निकले, है ना, तभी संविधान है। यदि एक ही बात के 10 मतलब निकले तो संविधान किस बात का हुआ? फिर तो हर कोई अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करता जाएगा और अपने हिसाब से मानता जाएगा कि संविधान में ये लिखा है, ये लिखा है। इसलिए संविधान सभा को थोड़ा टिपिकल बनाया गया। और संविधान को जानने वाले लोग कौन थे? वकील लोग ही संविधान को जान सकते हैं, आम इंसान तो संविधान को नहीं जानता था। इसलिए संविधान सभा के अंदर डेफिनेटली वकील ज्यादा थे। ये यदि आरोप लगता है तो सही लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अंदर वकील थे, राजनीतिज्ञ थे। रीजन हम जान सकते हैं कि वकील और राजनीतिज्ञ होने का रीजन केवल यही था कि वही लोग संविधान को अच्छे से समझ सकते थे और भारत के लिए अच्छा संविधान बना सकते थे।
कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो वकीलों के द्वारा वकीलों के लिए बनाया गया संविधान है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज इतनी टफ है, इतनी टिपिकल है कि आम आदमी को तो 10 बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता कि कहना क्या चाहता है। अगली जो आलोचना की जाती है वो आलोचना की जाती है कि कट एंड पेस्ट संविधान। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भारतीय संविधान को हमने कहीं न कहीं से उठाया और यहाँ पर चेप दिया, वहां से उठाया यहाँ पर चेप दिया। ऐसा भारतीय संविधान के ऊपर क्या लगता है भाई, लांछन लगाया जाता है कि ये कट एंड पेस्ट संविधान है। लेकिन भारतीय संविधान को बनाने में कितनी मेहनत की गई थी संविधान सभा के द्वारा, इसका जिक्र हमने कल किया था। लगभग 7,000 से भी ज्यादा 7500 के आसपास संशोधन पारित किए गए थे, संविधान सभा के अंदर पेश किए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि हमने सीधा उठा के रख दिया। हाँ, यदि हम किसी दूसरे देश की यदि अच्छी चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है। तो संविधान के अंदर अच्छी चीजों को अडॉप्ट किया गया। किसी की अच्छी चीज यदि कहीं भी हमें मिली तो उसको हमने अडॉप्ट करने की कोशिश की। लेकिन यदि मैं कह दूं कि हूबहू हमने वैसे का वैसा लिख दिया, कट एंड पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। संविधान को बनाने के अंदर 3 साल तक संविधान सभा के लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो मैं इस आलोचना से सहमत नहीं होता कभी भी कि इंडिया का संविधान कट एंड पेस्ट संविधान नहीं है। और अंतिम जो आलोचना की जाती है वही आलोचना की जाती है संविधान निर्माण के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगाया गया था। भाई, आलोचना करने वाले आलोचना कर सकते हैं क्योंकि संविधान निर्माण के अंदर लगभग 3 साल का टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आलोचना करने वाले आलोचना कर सकते हैं। लेकिन यदि हम दूसरे देशों के साथ तुलना करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान, उसके बावजूद भी हमारा संविधान बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया 3 साल के अंदर। यदि हम पड़ोसी देश की बात करें, हमारे साथ ही जो आजाद हुआ था उसने तो अपने संविधान को बनाने में 25 साल लगा दिए थे, जबकि हमने तो केवल 3 साल के अंदर संविधान को बना के लागू भी कर दिया था, एनफोर्स भी कर दिया था। तो आलोचना करने वालों का अपना अधिकार है, वो आलोचना कर सकते हैं। लेकिन मैंने हर एक आलोचना को करने का रीजन क्या है और उस आलोचना के पीछे जो तर्क है उस सभी को मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ संविधान सभा के अंदर जो कुछ भी पूछा जा सकता है वो सब कुछ हमने कवर कर लिया होगा। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता संविधान सभा के अंदर कुछ पूछा जाए या संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंदर कुछ पूछा जाए। जितना मुझे लगता था इम्पोर्टेंट हमने सब कुछ करने की कोशिश कर ली है। कल हम करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण के अंदर क्या योगदान था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तथा हमारी क्लास को अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करना जो पॉलिटी की क्लास के लिए कहीं न कहीं इधर उधर भटक रहे हैं। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।